नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम के लिए हमारी जो क्विजेज हैं वो लगातार चल रही हैं, और आज की क्विज में हम देखते हैं ढेर सारे एमसीक्यूज, कुछ हिंदी के हैं, कुछ अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनसे जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर मिक्स है, जैसा कि आपका पेपर रहेगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। इस पहले प्रश्न में कहा गया कि एक ही समय में वर्तमान। अब आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि ये वाक्य दिया है, इसके लिए शब्द क्या होगा। तो कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं, जैसे आजीवन है, शाश्वत है, समयानुकूल है। समयानुकूल का मतलब क्या होता है? समय के हिसाब से, समय के अनुकूल। लेकिन यहाँ जो शब्द हमें चाहिए वो है समसामयिक। समसामयिक उसी चीज को कहा जाता है जो कि वर्तमान समय में भी उस समय के साथ साथ चल रही हो, या समय के साथ साथ अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए। जैसे आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो वही चीज है। ताजा तरीन मुद्दों को आप पढ़ते हैं, जो वर्तमान में दुनिया में घट रहा है, वही सब चीजें आपको पता होनी चाहिए या पढ़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। पार्थिव। पार्थिव एक शब्द है। अब इसके लिए आपको वाक्य की तलाश करनी है, तो वाक्य की तलाश आप आराम से कर सकते हैं। ये पिछली वाली क्विज का क्वेश्चन है, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव शब्द जो है ये पृथ्वी से ही बना हुआ है, पृथ्वी से संबंधित। अगले वाले को देखते हैं। और प्रश्न संख्या 3 जो है, इसमें कहा जा रहा है कि जंगल में लगने वाली आग। अलग अलग जगह पर लगने वाली अग्नियों के भी विचित्र विचित्र नाम होते हैं, या भिन्न भिन्न नाम होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। जो पेट की आग होती है, अब पेट में आग कैसे लगेगी? आप माचिस की तीली तो डालेंगे नहीं। मतलब भूख जो होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। भूख आपको लगती है तो वो जठराग्नि होती है, ठीक है। जठर रस के कारण वो अग्नि उत्पन्न होती है, जिससे कि आपको खाने की इच्छा जागृत होती है। जठर रस कहाँ बनता है? आमाशय में बनता है, आप जानते ही हैं। तो वो पेट की आग हो गई। इसके अलावा जंगल की आग आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, दावानल होगा, ठीक है। समुद्र में भी आग लग जाती है कभी कभार, तो उसको सुवाडवाग्नि कहा जाता है। ऐसे होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। जहां लोगों का मिलन हो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जहां लोग मिलते हैं उस जगह को सम्मेलन कहा जाता है, मतलब उस आयोजन को सम्मेलन कहा जाता है, और उसी आयोजन को मेला भी कहते हैं। सम्मेलन में ये होता है कि कोई खास उद्देश्य होता है, मेला में थोड़ा सा हल्का फुल्का इसको ले लिया जाता है। बात यह है कि मेला को भी आप चुन सकते थे, लेकिन उससे बेहतर विकल्प सम्मेलन आपके सामने मौजूद था, इसलिए आपने इसको चुना है। विकल्पों पे भी ध्यान देना होता है। 4 विकल्पों में सर्वथा योग्य कौन है? हो सकता है कि 2 विकल्प योग्य दिखाई दें आपको, चुनने लायक, लेकिन चुनना आपको एक है, तो उसमें से ज्यादा जो एक्यूरेट होगा उसको आपको चुनना चाहिए। तो ये सम्मेलन वाला हो जाएगा, ठीक है। वो सम्मेलन नहीं रहता तो मेला को चुन लेते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए आप शब्द तलाशिएगा, कोई एक शब्द ढूंढिए। तो व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का ज्ञाता क्या होता है? व्याकरणाचार्य होता है। और व्याकरणाचार्य ये बहुत लंबा शब्द है, तो उसके लिए छोटा बना दिया गया, व्याकरण, ठीक है। जो व्याकरण को जानता हो, ज्ञाता हो उसका। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक वाक्य दिया है, शब्द तलाशिए। तो वाक्य ये है कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब आप जीतते हैं तो आपको इनाम मिलता है, यानी प्राइज मिलता है, और वही जो इनाम है उसको पुरस्कार भी कहते हैं और पारितोषिक भी कहते हैं। समस्या यह है कि यहाँ पे बी वाले को सही माना गया है, जबकि दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं सखा भाव। सख्य भाव का मतलब क्या है? सखा यानी मित्रवत जो भाव होता है, उसके द्वारा जो प्रेम पनपता है। प्रेम की भी कई सारी कैटेगरी होती है। आप हर मनुष्य से एक जैसा प्रेम नहीं कर सकते। मतलब एक स्त्री और पुरुष के बीच में पति और पत्नी का अगर संबंध है तो वो प्रेम दूसरे ढंग का होगा, उसको प्रणय संबंध कहा जाता है, ठीक है। माता पिता से आप प्रेम करते हैं, आपके माता पिता आपको प्रेम करते हैं, या बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों में जो प्रेम होता है वो स्नेह होता है।
एक गुरु अपने शिष्य से जो प्रेम करता है वो स्नेह होता है। अनुराग भी हो सकता है, अनुराग शब्द भी उसी अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें प्रणय जो है वो सही उत्तर ठहराया गया है, लेकिन ये सख्य भाव है। सखा भाव से जो प्रेम किया जाता है वो स्नेह होता है। ठीक, ये जो प्रेम होता है ना, ये स्नेह होता है। पति और पत्नी या जो मतलब दंपत्ति वाला प्रेम होता है उसको प्रणय कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 8, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। आप गलत संगति में पड़ गए हैं और आपके चरित्र पर लांछन लगता है। ठीक है, इस दोष को क्या कहा जाता है? कलंक कहा जाता है या लांछन कहा जाता है? लांछन यहाँ दिया नहीं है तो कलंक आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा गया कि शस्त्र क्या होते हैं? शस्त्र और अस्त्र, आपने दो चीजें सुनी होंगी। तो शस्त्र जो होते हैं ये हाथ में पकड़कर युद्ध किया जाता है, मतलब इनका प्रहार करने के लिए आपको इन्हें हाथ में थाम कर रखना होगा, जैसे तलवार है, गदा है, ये सब क्या है? शस्त्र हैं। और जो फेंक कर मारे जाते हैं, प्रक्षेपित कर दिए जाते हैं, वो अस्त्र होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, मतलब संसार से उसे कोई लगाव नहीं रह गया है, तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा जाएगा? ऐसे भाव को वीतराग कहा जाएगा। ठीक है, वीतराग यानी वैरागी भाव जिसको कहा जाता है। और ऐसा मनुष्य जो है वो वीतरागी कहलाएगा। एक सन्यासी के अंदर वीतरागी होने का पहला गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर होता है। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, और उससे जो दूर है वो अजर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो, तो अवैध। ठीक है, अवैध काम करना ये हमेशा बुरा होता है और मुसीबत में डाल देता है मनुष्य को, तो अवैध हो जाएगा। इसके बाद जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, तो इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। और इंद्रजीत कौन था? वैसे तो इंद्र को कई लोगों ने जीता था, कई बार राक्षसों के जो सम्राट हुआ करते थे वो भी इंद्र को पराजित करके भगा देते थे। इंद्रासन हमेशा अस्थिर रहा है, मतलब जो स्वर्गपुरी है उसमें इंद्र का आसन कभी भी स्टेबल नहीं। ये नहीं कि इंद्र उस पर परमानेंटली बैठे हुए हैं, आए दिन राक्षसों के हमले होते रहते थे। लेकिन यहाँ जो प्रसिद्ध नाम है वो इंद्रजीत है, और इंद्रजीत नाम ये मेघनाद का है। रावण का पुत्र था मेघनाद, और उसने इंद्र पर विजय प्राप्त की, तो उसी उपलक्ष्य में उसका ये निकनेम हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपसे कहा जा रहा है कि उच्च कुल में पैदा होने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। ठीक है, ऊंचे कुल से संबंधित यानी कुलीन। अगले वाले को देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जिसके बराबर कोई ना हो, उस व्यक्ति के लिए या उस चीज के लिए एक शब्द आपको तलाशना है। तो अद्वितीय यानी उसके जैसा दूसरा कोई ना हो। द्वितीय मतलब दूसरा, और अ लगा दिया उसमें तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो उसके जैसा दूसरा कोई ना हो, तो ऐसा मनुष्य। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अनन्य भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके जैसा कोई अन्य ना हो। 16वें को देखते हैं, पीछे चलने वाला, किसी के पीछे चलने वाला, तो इसको अनुगत कहते हैं। अनुगामी भी कह सकते हैं, लेकिन अनुगामी शब्द ही यहाँ नहीं दिया है। हाँ, अगर अनुगत नहीं दिया रहता तो पिछलग्गू चुन लेते। ठीक है, पिछलग्गू भी यही होते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेटर वर्ड हमारे सामने है, तो इसको हम चुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, किसी कथन पर सहमत होना, मतलब कोई वाक्य है या कोई बात है उस पर आप सहमत हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे? सहमति कहेंगे। सिंपल है, इसमें ज्यादा। अनुमोदन का मतलब ये होता है ना कि आप सहमत तो है, साथ में समर्थन भी दे रहे हैं। जैसे आपके सामने कोई प्रस्ताव रखा गया, आप उससे पूरी तरह से सहमत हैं और उसे अपना समर्थन आपने दे दिया, तब जाकर उसको कहेंगे अनुमोदन। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ सहमति उसके साथ की है, तो डी वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, मतलब जो कई पुश्तों से चला आ रहा हो, तो इसको अन्वयागत कहा जाता है। ठीक है, अन्वय का मतलब ही होता है क्रम, पीढ़ियों का क्रम या संख्याओं का क्रम, मतलब कुल मिलाकर क्रम की बात होती है। तो जो क्रमबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है वो अन्वयागत होगा। यहाँ पे क्रमागत संख्याएं आप नहीं देख रहे हैं, और तथागत और परागत यहाँ शब्द इस्तेमाल ही नहीं होंगे। डी वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, यहाँ पर है, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? तो दत्तक कहलाता है। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा दिया हुआ है और उसे किसी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र की मान्यता दे दी। डलहौजी ने दत्तक पुत्रों को स्वीकार करना ये मना कर दिया था, और जिस भी राजा के दत्तक पुत्र होते थे उसको वो मानता नहीं था और उस राज्य का विलय कर लेता था। तो इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जो मापा न जा सके, मतलब जिसे आप नाप नहीं सकते, क्या कहा जाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जिसका कि परिमाप न लिया जा सके। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 में आपसे कहा जा रहा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, यानी एहसान को मानता हो, कृतज्ञ। ठीक है, और ना मानता हो तो कृतज्ञ। इसके बाद देखिए 22वां, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, तो उन्हें क्या कहेंगे? निराकार कहेंगे। ठीक है, निराकार, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना, ये कबीरदास जी का उद्देश्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कंजूसी से धन को व्यय करने वाला। ठीक, पैसे को खर्च करने के लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं।
देखिए आज के समय में कमाने की इच्छा तो सबके पास है, लेकिन उसे खर्च करना, मतलब जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ सही जगह करना चाहिए, ये बहुत बिरले लोग जानते हैं। और जो बिरले लोग इसे जानते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं, मतलब चाहे वो कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, वो इसी प्रकार से खड़े होते हैं। तो यहाँ देखिए, कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको क्या कहा जाएगा, कृपण कहा जाएगा। और सोच समझकर जो पैसा खर्च करे, मतलब एक एक पैसे का हिसाब रखे और जहां जरूरत हो वहीं खर्च करे। ऐसा नहीं कि जहां जरूरत है वहां भी नहीं खर्च कर रहा है, लेकिन जो गैर जरूरी खर्च है उसको काट दे, मतलब खत्म कर दे, तो उसे कहेंगे मितव्ययी, जो कि कम खर्चा कर रहा है लेकिन सही जगह पर कर रहा है। और एकदम से हर जगह पे अपने हाथ सिकोड़ लेने वाला, मतलब पैसा ही नहीं निकालना चाहे, तो ऐसे को मक्खी चूस कंजूस कहेंगे। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कृपण। अल्प व्ययी किसको कहते हैं, तो अल्प व्ययी जो है ये मितव्ययी से काफी हद तक समानता रखता है, मतलब कम खर्च करने वाला। लेकिन मितव्ययी शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है कि आप सोच समझकर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, पर्वत की तलहटी। ठीक है, तो वैसे तो पर्वत की तलहटी जो है उसको घाटी कहा जाता है। गहरा स्थान क्या होता है, वैली होती है, घाटी होती है। लेकिन अब यहाँ पर दिया है उपत्यका, तो उपत्यका को चुन लीजिए। देखिए उपत्यका जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा क्लिष्ट है, तत्सम का शब्द है। और पर्वत की जो तलहटी होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पर्वत का जो थोड़ा छोटा घिसा हुआ ढाल होता है उसको कहा जाता है उपत्यका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25, किसी की सहायता करने वाला, सहायक, सहयोगी, इस प्रकार से आप चुन लीजिए, तो पहला वाला सही है। इसके बाद देखिए अगला वाला 26, भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला हितैषी होता है, माता पिता सदैव बच्चों का भला चाहते हैं, मतलब उनके हितैषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, मतलबी होता है। ठीक है, स्वार्थी तो होता ही है, अपना मतलब साधेगा तो स्वार्थी हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ मतलबी शब्द था और वो मतलब से एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, तो आप एकदम एक्यूरेट चुनेंगे, मतलबी। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन इसकी वर्तनी जरा देखिए, स्वार्थी ऐसे नहीं लिखा जाता है ना, वर्तनी का भी यहाँ दोष है, यहाँ उड़नतू रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जूते चाटना, तलवे चाटना, वही चीज। तो क्या होता है, खुशामद करना, चापलूसी करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऊंट है इतना बड़ा सा और जीरा होता है कितना छोटा, तो आपने एक जीरा डाल दिया, ऊंट को पता भी नहीं लगेगा कि उसके मुंह में कुछ है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना, मतलब उसकी खुराक है 10 रोटियों की और आपने उसे सिर्फ 1 रोटी थमा दी कि खाओ इसे और तुम्हें बढ़िया एकदम भोजन हम दे रहे हैं, तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो हाथ में कुछ नहीं लगा, तो उसके बाद अपनी झेप मिटाने के लिए वो खंबे को ही नोच रहे हैं, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, पहले गीदड़ भभकियां देते हैं और सामने वाला जब भारी पड़ जाता है तो उसके बाद दूर से गाली देते हैं, लेकिन नजदीक आने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसी को कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी आप एक बार चढ़ा देंगे, वो लकड़ी है जलकर नष्ट हो जाएगी, दोबारा चढ़ाने लायक होगी नहीं होगी। तो उसके लिए ये तो मुहावरा हो गया ना, मुहावरा क्या, लोकोक्ति है। तो इसका जो करेक्ट यहाँ अर्थ होगा वो ये है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, या बेईमानी हमेशा नहीं चलती, ऐसे भी हो सकता है। इसके बाद अगला वाला देखते हैं, 8 कन्नौज, या यहाँ देख लीजिए 9 चूल्हे लिखा है, हालांकि ठीक ही तो है, 8 कन्नौजी है, मतलब कन्नौज के रहने वाले व्यक्ति हैं, और 9 चूल्हे हैं। लेकिन यहाँ पर असल में कहावत क्या है, 8 कन्नौजी या 90 चूल्हे, या 9 कन्नौजी या 90 चूल्हे। कुल मिलाकर इस कहावत का मतलब यह है कि अलगाव हो गया। ये जो 8 कन्नौजिया यहाँ पर व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक चूल्हे पर भी अपना भोजन पका सकते थे, ज्यादा संख्या तो है नहीं, तो एक चूल्हे से इनका काम चल सकता था। लेकिन इनके अंदर एकता ही नहीं है, मतलब मतभेद है, एकता का अभाव है, तो उसी को हम चुनेंगे, अलगाव की स्थिति। तो इसीलिए एकता के अभाव में ये क्या कर रहे हैं, ढेर सारे अपने अपने चूल्हे जलाकर वहां अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखिएगा, अक्ल का दुश्मन। ये तो माता पिता अपने बच्चों को ही ऐसे ताना मार देते हैं, अक्ल के दुश्मन है एकदम। तो इसका मतलब क्या है, महामूर्ख। तो ये देख लीजिए, और मास्टर जी तो अक्सर अपने शिष्यों को कहते हैं अक्ल के दुश्मन है सब। अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, दांत काटी रोटी। ठीक है, तो ये गहरी दोस्ती को कहा जाता है, मतलब एक रोटी में दोनों जने खा रहे हैं दांत से काट काट कर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, आंख न दीदा काढ़े कसीदा। दीदा मतलब समझ रहे हैं, दृष्टि, दृष्टि का बिगड़ा हुआ रूप है दीदा, तो नजर की बात हो रही है। तो आंख न दीदा, असल में दीदा और आंख एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बस फर्क ये है कि ये दोनों 2 भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन ये चूंकि लोकोक्ति है तो इसमें 2 शब्दों को एक साथ इस्तेमाल करना ये वैध होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कसीदा का मतलब होता है कढ़ाई, जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, सुई से काढ़ी जाती है, उसको कहा जाता है।
तो अब दिया हुआ है कि भाई आंख ही नहीं है इनके, आंख जो निगाहें हैं वो किसी लायक नहीं है और ये कसीदा काटने का दावा कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास योग्यता नहीं है लेकिन आप उस काम को करने की शेखी बघार रहे हैं कि अरे मुझे दिया जाता तो मैं पता नहीं कितना इसमें अच्छा कर लेता, और जब दे दिया जाए तो पता ही लग जाए ऐसा। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो इसका मतलब क्या है? सबसे निराला, सबसे अलग। निराला का मतलब क्या? सबसे अलग। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, खग जाने खग की भाषा। तो चिड़िया जो है वो चिड़ियों की लैंग्वेज समझती है, ऐसा इसमें दिया है, लेकिन भाई वो तो सीधा अर्थ है ना। इसका जो घुमावदार और वास्तविक अर्थ है वो ये है कि समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं या उनको बेहतर समझते हैं, ये भी है। ठीक, तो डी वाला सही। देखिए 38, कट गाना। अब यहाँ पे कट जाना होना चाहिए था, गाना अगर लगा देंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कट जाना, तो कट जाना मतलब क्या? शर्मिंदा हो जाना, मतलब शर्मसार हो जाना या पानी पानी हो जाना वाला जो मुहावरा है ना, उसी का ये थोड़ा सा अलग रूप है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कट जाना का मतलब यहाँ पे टुकड़ों में बंट जाना या विभाजित हो जाना नहीं होगा, हालांकि वो भी हो सकता था, लेकिन जो लोकोक्ति का फिक्स अर्थ होता है वही आपको चुनना होता है, अपने मन से उसमें इजाद नहीं करना होता है। इसके बाद देखिए अगले वाले को, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब वाक्य दिया हुआ है, जो शुद्ध वाक्य है वो आपको चुनना है। तो एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा है। देखिए इसका डी वाला सही है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। पहला वाला वाक्य गलत क्यों है? मैंने गुरुजी का दर्शन किया, दर्शन किए, किया नहीं। ठीक, तो ये वाला गलत। मैंने गुरुजी को दर्शन किया, ये को लगा दिया है यहाँ, जो समास माफ कीजिएगा कारक का गलत इस्तेमाल किया गया है। और मैंने गुरुजी का दर्शन किए, ये भी गलत है। इसमें जो डी वाला है वही सही है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ भी वही वाक्य शुद्धि आपको देखनी है। तो घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे और घर को सब ठीक ठाक होंगे। तो इसमें जो नीचे वाले हैं वो तो गलत ही है, बी वाला इसमें सही है, घर में सब ठीक ठाक होंगे। घर पर हम लोग बोल देते हैं कि फलाने आदमी जो है अभी घर पर हैं, जाओ उनसे मिल लो, लेकिन घर पर क्या, घर की छत पर बैठे हुए हैं? अरे घर के अंदर रहेंगे ना। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं या इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं जो अगर आप अर्थ निकालेंगे तो आपको खुद बहुत हंसी आएगी। तो घर पर नहीं होते हैं बल्कि घर में होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ देखिए 41 में आपसे कहा जा रहा है, 40 हमने देख लिया, ये 39 था, इसके बाद 41 आ गया है। कोई बात नहीं, आपको प्रश्नों से मतलब है, क्रम यहाँ बिगड़ गया। तो शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पहला कहा गया कि मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, यहाँ इस प्रकार से दिया है, मैं तुमको कुछ कहता है, तो ये अपने आप में ही बड़ा अस्त व्यस्त है। मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये सही रहता, लेकिन वो नहीं दिया है। उसके बाद मैं और मेरी माँ घूमने वाली हैं। ठीक है, तो मैं और मेरी माँ घूमने वाले हैं या घूमने जाने वाले हैं। और इसमें जो सी वाला है वही सही है कि प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये वाला सही। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। और 5-5 अगर आप ना भी लिखते, चूंकि इसमें आप देख लीजिए 4 ही ऑप्शन आपके पास है और उसमें से आपको एक चुनना ही है, ये विवशता है। नहीं तो इस वाक्य में भी त्रुटि है। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, उसकी जगह पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्रत्येक को 5 रुपए दिए जाएं। तो प्रत्येक का मतलब क्या हुआ कि हर आदमी को आप 5-5 रुपए दे रहे हैं। यहाँ 2 बार 5 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा सही यही है, बाकी जितने हैं उनमें ज्यादा खराबी है। इसके बाद 42 को देखते हैं। यहाँ देखिए 42 में कहा जा रहा है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ये वाक्य अशुद्ध है, वो देखकर मालूम हो रहा है। यहाँ गलत क्या है, मतलब कहाँ से अशुद्धि पैदा हुई है वो आपको बताना है। तो मैंने की जगह क्या होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ गलत इस्तेमाल किया है ना, मैंने नहीं लगना चाहिए था, तो पहला वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे ये पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। एक ही वाक्य को 3-4 प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों ने क्या किया है, अनेकों जातियों को चुन लिया है। तो यहाँ पर आप जातियों में क्या कर रहे हैं, बहुवचन लगा रहे हैं, बहुवचन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अनेक शब्द जो है वो अपने आप में खुद ही बहुवचन है, उसको अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनेक शब्द अगर आप लिख रहे हैं ना, तो अनेक में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जो एक से ज्यादा हो, तो ये तो अपने आप ही बहुवचन है। तो अनेकों लिखने का मतलब ही नहीं है कुछ, तो इसमें बी वाला सही। इसके बाद 44 को देखते हैं। 44 में आपसे कहा गया कि शुद्ध वाक्य क्या है बताइए। तो यहाँ 4 अलग अलग वाक्य हैं, आइए इन सभी को देखते हैं। उसकी बेटी हुई है, उसके बेटी हुई है, ठीक है। और गोपाल को लड़का हुआ है। भाई गोपाल एक पुरुष है, तो वो लड़का कैसे पैदा कर सकता है। ऐसे आमतौर पे लोग घर में बोल देते हैं कि फलाने मनुष्य जो है उनके लड़का हुआ है। अरे उनकी पत्नी को लड़का हुआ है कि उन्हें हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते थे ना, गोपाल के यहाँ लड़का हुआ है।
इसके बाद मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती है, और मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये वाला सही है, डी वाला इसका सही है। बाकी जो ऊपर के हैं ना वो उठपटांग है। इसके बाद 45 को देखते हैं। 45 में कहा गया कि पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब क्रमवार अगर आप उसे व्यवस्थित करें तो कौन सा वाक्य ज्यादा सही है। अब सेंटेंस एक ही है लेकिन उसको घुमा फिरा कर दर्शाया गया है, अरेंज नहीं किया गया है कायदे से। पहला वाला अरेंजमेंट इसमें सही है, विराट तेज खेलता है। विराट कोहली भी हो सकते हैं, कोई आम आदमी विराट भी हो सकता है। विराट खेलता तेज है, ये इसका क्रम गड़बड़ है, आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं। तेज खेलता है विराट, कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से आपको पहले जो करता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद जो विशेषण है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो तेज यहाँ क्या है, ये विशेषण है, और खेलना क्रिया है, तो क्रिया को आप लास्ट में लिखेंगे। जो ट्रांसलेशन के नियम आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं वो हिंदी में भी लागू होते हैं। इसके बाद 46 को देखिए, शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। और इसमें देख लीजिए, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तो ही लगाने की आवश्यकता ही क्या थी, हम अवश्य जाएंगे, आप ऐसे लिख दीजिए। तो और ही का यहाँ बेवजह इस्तेमाल किया गया है। यह कहना आपकी भूल है, ठीक है, यह कहना आपकी भूल है, ये भी जो है ये गलत है, इसमें त्रुटि है। और ये वाला देखिए, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, सीधा सीधा लिख दीजिए, ठीक। और शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये वाला सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यह वाक्य अपने आप में ठीक है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। शुद्ध वाक्य का आपको इसमें से चयन करना है। एक ही वाक्य को 4 प्रकार से लिखा है, और इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। देखिए, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध का मतलब खुद ही लड़ना होता है, तो आप एक बार और लड़ना लिखकर क्या साबित करना चाहते हैं, ठीक है, कि ज्यादा युद्ध हो रहा है। युद्ध मचाया जा रहा है, भाई शोर मचाया जाता है, युद्ध तो मचाया नहीं जाता, युद्ध हो रहा है, बस इतना लिख दीजिए, पर्याप्त है, ठीक। युद्ध का मतलब क्या है, लड़ाई करना। अब उसमें किया लगाएं, लड़ा लगाएं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, सी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखिए, शुद्ध वाक्य का इसमें भी चयन आपको करना है। 4 भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य हैं, और इसमें डी वाला सही था, मतलब गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, ये एकदम परफेक्ट है। बाकी तीनों गलत क्यों हैं। आज घोड़ा दौड़ भी होगी, आज घुड़दौड़ भी होगी, ठीक है। इसमें आप इस प्रकार से लिखें, घोड़ा दौड़ अलग अलग लिखने का कोई तात्पर्य नहीं, एक शब्द आप लिख सकते हैं उसके लिए। मेरे लिए गणित कठोर विषय, यहाँ जो विशेषण लगाया गया है ना वो गलत लगाया गया है, कठिन विषय। और बाढ़ शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये तो देखकर ही मालूम हो रहा है कि विचित्र वाक्य है, बाढ़ इसमें कहाँ से आ जाएगा, तो इसका डी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को चलते हैं, मतलब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें आप देखिए कि सी वाला जो वाक्य दिया है वो परफेक्ट है, बाकी जितने हैं वो गलत है। सी वाले में कहा गया कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, यहाँ पे बहनों लिख दिया है, तो ये तो ऐसे भी गलत है। और मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा न लिख के मेरी लिख दिया है, तो नीचे वाला तो गलत है। अब यहाँ कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि 5 बहनों को और भाई को, मतलब यहाँ पे आगे पीछे भी तो कर सकते हैं, मतलब भाई को हम पहले लगाएं, ये आवश्यक तो नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी वाक्य हो, यहाँ पे बहन और भाई की बात नहीं है, संख्या की बात है। भाई यहाँ पे कम है, मतलब एक ही है, तो उसको आप पहले रखिए, और जो बहुवचन में है यानी ज्यादा संख्या में हो उसको बाद में रखिए। ये नियम होता है, मतलब वाक्य को व्यवस्थित करने का नियम होता है। तो वाक्य जो सी वाला है वो ज्यादा सही है। हालांकि सी न रहे तो आप इस वाले को भी चुन सकते हैं, जो बी वाला है उसको भी चुन सकते हैं। खैर, तो ये वाला बी वाले को नहीं कहा जा रहा है, ये जो ए वाला है उसकी बात हो रही है। इसको साफ कर लीजिए। अब देखिए, इसका जो ए वाला है ना, उसमें कहा गया है कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है, तो इसमें पहली दिक्कत तो यह है कि यहाँ मेरा होना चाहिए था, तो इस वजह से ये वाक्य गलत है। और दूसरी चीज ये है कि ये बहनों वाला जो मैटर है वो इधर होना चाहिए था, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है, जो कम संख्या में है उसको पहले रखेंगे। तो कुल मिलाकर इसका सी वाला सही है, मेरा एक भाई और 5 बहनें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50 में चलते हैं। बेमेल जो है उसका चुनाव आपको करना है, तो ये हिंदी कम रीजनिंग का क्वेश्चन जैसा लग रहा है। इसमें रचनाएं दी हुई हैं, कुछ हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं। लेखक के नाम 3 रचनाओं के एक हैं, और एक का इसमें से बाहर है, वही आपको चुनना है। तो देख लीजिए, सेवा सदन, निर्मला और गोदान, ये सब क्या है, ये उपन्यासों के नाम है, और ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन चंद्रकांता ये अलग उपन्यास है। अभी पिछले क्विज में चर्चा हुई थी कि इसको किसने लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 51, आधे अधूरे ये कौन सी विधा की, मतलब किस प्रकार की या किस वैरायटी की रचना है। नाटक है, ठीक है, आधे अधूरे क्या है, ये नाटक है। हिम तरंगिणी ये किसका काव्य संग्रह है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है, ठीक, तो सी वाला सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें, इसका संबंध किस चीज से है, तो हिंदी साहित्य में अलग अलग लेखन की विधाएं हैं, मतलब जोन है उसका,
तो रेखा चित्र वाला जो सेक्टर होता है उससे संबंध है माटी की मूर्ति का। रेखा चित्र वैसे होता क्या है, किसी वास्तविक घटना जो कि आपके जीवन में कभी घटी रही हो उसको आधार बनाकर आपने एक छोटा सा गद्य तैयार किया, मतलब एक कहानी जैसा होता है रेखा चित्र। जैसे आप महादेवी वर्मा के बहुत सारे रेखा चित्र देखते हैं, गिल्लू है, सोना है, उसमें आप विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं जिन्हें महादेवी जी ने अपने घर में पाल रखा था। इसके बाद 54 को देखते हैं। 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है, तो बादल की मृत्यु ये आधुनिक ढंग का पहला एकांकी है, मतलब एक अंक वाला नाटक, एक अंक वाला यानी एक ही एपिसोड वाला जो नाटक होता है उसको एकांकी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 55 को देखिए। केशव दास के द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, तो यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ की बात की जा रही है और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें विज्ञान गीता हो जाएगा। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना उसमें से रामचंद्रिका भी केशव का ही है, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं है, वो धार्मिक है। और केशव कवि की सबसे बड़ी खामी ये थी कि बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। इसके बाद 56 को देखते हैं, ज्ञानदीप किसकी रचना है, तो ज्ञानदीप के रचयिता यहाँ अगर आप देखें तो ये रचना है शेख नबी की, ठीक है, शेख नबी की रचना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 57 को देखते हैं, रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका ये पीछे आपने सुनी लिया है, केशव कवि की रचना है। भगवान राम का इसमें गुणगान किया गया है, लेकिन आलोचना ज्यादा है इसमें। इसके बाद देखिए 58, मध्यकाल में जितनी भी रचनाएं की जाती है, मतलब कोई एक लेखक नहीं है, जितने भी हैं, जो मध्य युग था जिसमें कि इस्लामिक आक्रमण होते हैं और भारत में इस्लामिक साम्राज्य एक तरह से कुछ समय के लिए स्थापित हो जाता है, तो वो वाला जो दौर था उसमें रचनाओं में अवगुण आ जाते हैं, अलंकारिकता बढ़ जाती है, अलंकारों का इस्तेमाल होता है और बेहतर रचनाएं होती हैं, लेकिन जो सामाजिक बुराइयां थी वो घुस जाती हैं, तो हर चीज में वासना और आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है। इसके बाद देखिए 58, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी, तो वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी, लेकिन ग्राम नाम की कहानी इनकी पहली थी, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये लोग बहुत कम आयु से ही लिखना शुरू कर देते हैं और इसी को कहा जाता है जन्मजात रचयिता या जन्मजात रचनाकार। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना है, वो कौन सी है, तो प्रवाद पर्व है, ठीक है। संशय की एक रात ये सीता के वनवास से, मतलब सीता जी के वनवास से नहीं जुड़ी है। यहाँ पे वो भगवान राम का 14 साल वाला वनवास नहीं है, बल्कि सीता जी का आजीवन वनवास जो था उसकी बात की जा रही है, जो कि बहुत दुखद था, भगवान राम के वनवास से भी ज्यादा दुखद था। वहां जो भी मैटर रहा हो, भगवान राम और सीता जी देवी देवता थे, वो अलग चीज है, लेकिन सामाजिक तौर पर अगर आप देखें तो इससे बुरा क्या हो सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 60, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अभी समय आ रहा है उसका, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। हिंदी दिवस की जो तारीख है वो 14 सितंबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है, इंदुमती है, ठीक। इंदुमती उन्होंने लिखा था और इसे आप देख रहे हैं, ये काफी अच्छी रचना है, प्लेग की चुड़ैल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में ये अंग्रेजी का क्वेश्चन आ गया और इसमें एक सेंटेंस दिया है, बीच में एक शब्द गायब हो गया है, वो वर्ड आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। तो कहा जा रहा है कि माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट, अब इसके बाद एक बीच में खाली स्थान, पीसफुली, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफ भरेंगे आप, अवे नहीं भरेंगे। अवे इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि ये बेकार चीज तो थी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी सिस्टर के मैरिज से छुटकारा पाना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, तो अवे वाला भाव अच्छा नहीं होगा, ऑफ भरेंगे यहाँ पे। तो वाक्य कुछ इस प्रकार से बनेगा, माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट ऑफ पीसफुली। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 63, ये भी अंग्रेजी का ही है, इसमें भी वही फिलिंग द ब्लैंक है, तो लिखा हुआ है ही और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, इज कैमरा ऑन द टेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा। क्रिया के कौन से रूप का इस्तेमाल करना है ये आपको टेंस से पता चलेगा, कौन सा टेंस है ये देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा लेड, LAID। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, वेरी हार्ड, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड भरना चाहिए, कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे कि फंक्शनिंग है, कॉन्टिन्यूइंग है, लर्निंग है और टॉयलिंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टॉयलिंग हो जाएगा, ठीक। टॉयलिंग का मतलब यहाँ पे इसको लगा लीजिए पहले, देखिए, ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, मतलब बहुत जद्दोजहद जो होती है, बहुत कठिन जद्दोजहद होती है, उसको कहा जाता है टॉयलिंग। इसके बाद आगे चलते हैं, वर्क हार्ड या लर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो परीक्षा के समय काम नहीं आता है, उस समय आपको दूसरे ढंग का संघर्ष करना पड़ता है, लर्निंग तो पूरे साल भर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए, यहाँ ब्लैंक स्पेस पहले ही दे दिया है, वहां शब्द आपको भरना है और उसके आगे लिखा हुआ है, यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, तो यहाँ आप भर लीजिए। देखिए वाक्य ये कुछ विरोधाभास वाला नहीं दिख रहा है कि आप कठिन परिश्रम करें और आप सफल ना हो, तो यहाँ भर लीजिए, कौन सा भरेंगे, अनटिल भरेंगे या अनलेस भरेंगे, क्या भरना चाहिए, तो इसका हो जाएगा अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड
यू कैन नॉट सक्सीड, मतलब जब तक तुम कठोर परिश्रम नहीं करते तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। ये ऐसे सेंटेंस बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखिएगा। करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस, द नेशंस डेवलपमेंट। तो करप्शन जो है वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा बैरियर होता है या बाधा होती है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि देश की जो संपदा है, नागरिकों का धन है, वो भ्रष्टाचार वाले या भ्रष्ट लोग जो होते हैं वो खा जाते हैं। तो इसमें आप देखकर बताइए, यहाँ टू भरा जाना चाहिए, ठीक है, ऑफ लिखा है, ओवर लिखा है, अपॉन लिखा है, लेकिन टू वाला ज्यादा सुटेबल है। टू अगर भरते हैं तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू द, ठीक है, टू द नेशंस डेवलपमेंट। इसके बाद अगले वाले को देखिए 67, और 67 में आपसे फिर वही फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है कि इट टुक सर्वल मीन, माफ कीजिएगा, इट टुक सर्वल मेन टू, अब इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, द फॉलन ट्री आउट ऑफ आवर यार्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाउल हो जाएगा, ठीक है, हाउल भरेंगे, ये बीच वाला जो सी वाला दिया है ना ये सही है इसमें। और तब ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा कि इट टुक सर्वल मेन टू हाउल द फॉलन ट्री आउट ऑफ आवर यार्ड, मतलब एक हमारा यार्ड है, वहां पे एक बड़ा सा ट्री था, वो गिर गया नीचे, तो उसको उठाने के लिए, उसको घसीट कर बाहर करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ी, ऐसा है ना। तो यहाँ हाउल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रयास करके खींचना किसी चीज को। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 68 को देखिए। रोहन, देखिए एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, तो हाउल के और भी अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है उसकी मीनिंग बताई जा रही। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कहा जा रहा है कि रोहन प्रिफर्ड वॉज, यहाँ देख लीजिए, रोहन प्रिफर्ड वॉज बेसबॉल, अब इसके बाद बेसबॉल के आगे एक ब्लैंक स्पेस है, एंड एनी अदर स्पोर्ट। तो यहां आपको ये बताना है कि क्या भरा जाएगा। जो शब्द यहां इस्तेमाल होगा वो टू होगा, ठीक है, रोहन प्रिफर्ड वाज बेसबॉल टू एनी अदर स्पोर्ट, मतलब किसी और खेल की तुलना में उसने बेसबॉल नाम का जो खेल होता है, स्पोर्ट होता है, उसको प्रेफरेंस दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, ये जो 69वां प्रश्न है, इसमें कहा गया कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक, जो पहला विश्व युद्ध है वो शुरू हुआ। अब यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, इन 1914, 1914 में पहला जो विश्व युद्ध है वो स्टार्ट होता है, ये तो आपने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या भरेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आउट। ब्रोक के बाद क्या भरना चाहिए, आउट भरना चाहिए, मतलब एकदम से शुरू हो गया। तो अगले वाले को देखते हैं 70, यहाँ कहा गया कि कल्पना इज इंडोर्ड, और इसके बाद एक ब्लैंक स्पेस है, मेनी ग्रेट क्वालिटीज, तो यहाँ पर हो जाएगा विथ, यानी बहुत सारे जो अच्छे गुण हैं या महान गुण हैं उनके साथ। इसके बाद अगले वाले को देखिए 71, ये रीजनिंग का है, इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रैल महीने का पहला दिन जो है वो बुधवार है, यानी जो मूर्ख दिवस है वो बुधवार को पड़ा है। उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कैलेंडर की ट्रिक से हल कर लीजिए, और नहीं तो गिन कर देख लीजिए, ज्यादा दूर है नहीं तो गिना भी जा सकता है, लेकिन उतना समय आपको मिलेगा नहीं, तो ये शुक्रवार हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहां देखिए 72 को, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, ठीक है, जो माह की 23वीं तारीख है उस दिन रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। 2 सप्ताह यानी 7 दूनी 14, और उसमें आप जोड़ दीजिए 4, ठीक है, तो 18 दिन पहले आपसे कौन सा दिन था ये पूछा जा रहा है। तो आप गिन लेंगे पीछे जाकर, तो बुधवार आएगा, ठीक है, उसी महीने की तारीख पूछी जा रही है, तो ज्यादा समस्या है नहीं। इसके बाद 73 को देखते हैं, 6 अगस्त 1987, इस दिन कौन सा दिन था। अब इसके लिए आपको काउंट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है, इसके लिए आपको कैलेंडर की ट्रिक लगानी होगी। गुरुवार था उस दिन, ठीक है, 6 अगस्त 1987 गुरुवार का दिन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। तो सोमवार पड़ेगा, यहाँ भी वही ट्रिक का इस्तेमाल करना था। इसके बाद 75 को देखिए, 26 जनवरी 2015 को सोमवार रहा हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा। उस दिन भी शुक्रवार पड़ेगा, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस था 2015 का, अगर उस दिन सोमवार था, ठीक, तो 2 अक्टूबर 2015 यानी गांधी जी के जन्मदिन के दिन कौन सा दिन होगा, शुक्रवार पड़ेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई, ठीक, अब वो लड़की नहीं एक भरी पूरी वुमेन बन गई। तो जिस दिन रविवार था उस दिन उसका जन्मदिन रविवार को, मतलब 6 सितंबर 1970 को जब वो पैदा होती है तो 6 सितंबर की वो तारीख जो थी वो रविवार को पड़ती है, मतलब वो लड़की रविवार को पैदा होती है। अब उसका जन्मदिन रविवार को फिर कब पड़ेगा, तो देख लीजिए, आप जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, यानी जिस दिन आप पैदा होते हैं, वो तारीख तो रिपीट होती ही है हर साल, लेकिन दिन भी कभी कभी रिपीट हो जाता है।
तो यहाँ आप देखें कि 1981 में एक बार फिर से वो जो समय है वो रिपीट करेगा, यानी 6 सितंबर को, मतलब 6 सितंबर 1981 को रविवार पड़ेगा। इसके बाद 77वें को देखते हैं, 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? तो भाई इसमें तो आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, बृहस्पतिवार था। कैलेंडर की ट्रिक आप जानते हैं, आपको सी सेट के वीडियोस बनाकर दिए गए हैं, मतलब चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख लीजिएगा, वहाँ बेहतर समझाया गया है। यहाँ क्विज के अंदर वो सारी ट्रिक जो है वो लगाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा है। हाँ, हिंट इसका दिया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देखिए, यदि कल के बाद का दिन गुरुवार है तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले का जो दिन है उसको क्या कहा जाएगा? तो ये तो आप आगे पीछे करके काउंट कर सकते हैं, इसमें ट्रिक ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। शुक्रवार होगा, मतलब कल के बाद का दिन, ठीक, तो वो गुरुवार है, तो इससे आप आज वाला दिन पता कर सकते हैं और उसके पीछे वाला तब काउंट कर लीजिएगा। 79 को देखिए, यदि बीते कल से पहले शुक्रवार था तो सोमवार कब पड़ेगा? बीते कल से पहले, यानी जो कल बीता है वो जो भी दिन रहा हो उसके पहले वाला दिन शुक्रवार था, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखिए कि सोमवार कब पड़ेगा, तो आने वाला कल, मतलब आप अभी रविवार का दिन है आज, इसका मतलब ये है, ठीक, इस प्रश्न के हिसाब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, यदि किसी महीने को 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, यहाँ पर को की जगह पे की होना चाहिए था। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले है, यानी शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन पड़ता है, इसको आप देख लीजिए और उसके बाद तब ये पता लग जाएगा कि 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। यहाँ गिनना आसान है। इसके बाद 81 को देखिए, 1 मार्च 2008 को शनिवार था, ठीक है, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, ठीक। इसके बाद 82 को देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, मतलब आज से 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने के लिए केवल बृहस्पतिवार को जाती है, यानी 9 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ये भी पता करना आसान है, शनिवार होगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, राम श्याम से 315 दिन बड़ा है, मतलब 1 साल बड़ा नहीं है, थोड़ा सा 1 साल से कम है। अब इसमें आपको ये बताना है, और भी चीजें दी हुई हैं, जैसे देखिए, और कृष्ण राम से 70 सप्ताह बड़ा है। 70 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं तो 70 में आप 7 का गुणा कर लेंगे तो आपको दिनों की संख्या मालूम हो जाएगी, 7 सते 49, 490 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो कृष्ण राम से 490 दिन बड़ा है। यदि कृष्ण का जन्म बुधवार को हुआ तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ, ये आपको तलाशना है। तो इसमें वर्ष के हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं, ये ज़्यादा लंबा तो है नहीं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बुधवार हो जाएगा। इसके बाद 84 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा गया कि यदि महीने का 10वां दिन जो है वो शनिवार है तो महीने का 27वां दिन कौन सा होगा? गिन लीजिए भाई, तो आराम से कर सकते हैं, मंगलवार होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन है। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं? लंबवत का मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक घड़ी है, गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, उससे नहीं मतलब है। मान लीजिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 3 है, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब ये घड़ी हो गई, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 6 हो गया, बीच में सुइयां होती हैं। तो लंबवत कैसे होगी? मान लीजिए घंटे वाली सुई जो है वो 9 पे है, जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे है, 9 बज रहा है, तो ये लंबवत स्थिति हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो ऐसा वाला एंगल कितनी बार एक दिन में बनता है घड़ी में, ये आपको बताना है। तो इसको आप रट्टा भी मार सकते हैं, 44 बार ऐसा होता है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि घड़ी की कौन सी सुइयां यहाँ 90 अंश का कोण बना रही है, 3 सुइयां होती हैं, तीनों में तालमेल आपको बिठाना है। मोटे तौर पे ऐसे जो घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें घंटे और मिनट को ही प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि सेकंड की सुई तो स्थिर होती ही नहीं है, वो तो लगातार चलती रहती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 86, इसमें फिर से वही घड़ी वाला है कि एक दीवार घड़ी में समय जो है वो अपराह्न 3:25 का दिखाया जा रहा है, ठीक है। घंटे की सुई और मिनट की सुई, इनके बीच में न्यून कोण क्या होगा? तो न्यून कोण यहाँ पे अगर आप देखें तो वो आएगा 47 अंश 5 मिनट, ठीक है। माफ कीजिएगा, ये 47.5 अंश लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला तरीका होता है उससे 5 मिनट के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनट वाला जो प्रोसेस है ना वो घड़ी में गड़बड़ हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ एंगल आप लिख दीजिए 47.5 डिग्री। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं और 0 डिग्री से ज्यादा होते हैं, बीच वाले होते हैं, उनको कहा जाता है न्यून कोण। और 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है तो अधिक कोण होता है। ऐसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे, मतलब 180 से ज्यादा, 180 वाला जो होता है उसको ऋजु कोण कहते हैं। नीचे जाएगा तो वो बृहत कोण और संपूर्ण कोण वगैरह सब बनता है, तो इसमें छोड़ दीजिए 47.5 डिग्री। इसके बाद 87 को देखते हैं, यदि घड़ी में समय 12:15 का है, यानी 12:15 बज रहा है,
और घंटे वाली सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। मतलब आपका जो घड़ी है यहाँ पे दीवार घड़ी, उसमें 12-15 हो रहा है, यानी 12 आपका यहाँ है तो घंटे वाली सुई यहाँ, और 3 यहाँ है तो 15, मतलब ये मिनट वाली सुई जो है यहाँ, इस प्रकार से है। अब इसमें बता रहा है कि जो सुई घंटे वाली है ये 12 की तरफ है, ये पूर्व दिशा, मतलब इधर क्या है, ईस्ट है, इधर की ओर इंगित करती है। तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा कौन सी होगी? अब जरा देखिए, अगर इधर ईस्ट है तो इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखकर बताइए। ये वाली जो डायरेक्शन है ये आपकी, उस घड़ी को फिर से बना लेते हैं, यहाँ गलती से मिट गया, इस प्रकार से था ना, तो ये वाला ईस्ट था आपका, ये वाला जो डायरेक्शन है ये इधर ईस्ट है, ध्यान दीजिएगा, तो ये वाली साउथ हो जाएगी। अब इसकी अपोजिट पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर। तो सुई की विपरीत दिशा नॉर्थ वाली होगी, यानी उत्तर दिशा होगी। आगे बढ़ते हैं, जहां ना समझ में आए वहां आप ग्राफ या जो फिगर है उसको ड्रॉ करके समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक घड़ी जो है वो 4:30 बजे का समय दिखा रही है, मतलब 4:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, अब 4:30 वाली जो कंडीशन है उसमें किस तरह की हमारी स्थिति होती है, मतलब घड़ी कैसी होती है, इस प्रकार से आपकी घड़ी हो गई। यहाँ 3 के नीचे 4 होता है, मतलब यहाँ पे घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई उसके ठीक नीचे यहाँ जो 6 है वहाँ पड़ी हुई है, मतलब 6 के ऊपर है, ऐसा। अब दिखा रहा है इसमें कि मिनट की सुई जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, मतलब यहाँ पे आपका ईस्ट है। तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? अब यहाँ पे कोई एक डायरेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये कोने में आएगा, है ना। 3 पे होता तो हम एक एक्यूरेट दिशा बता देते, तो 4 पे है। अब इसकी डायरेक्शन आपको देखनी है, अगर इधर ईस्ट है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर आपका साउथ हो जाएगा, उधर वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाने दीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व, और इसे हिंदी में ईशान कोण कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रातः 6:42 जो समय होता है, मतलब सुबह का 6:42 हो रहा है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बना हुआ न्यून कोण का मान कितना होगा? तो 6:42 वाली जो स्थिति है उसमें आप घड़ी को देख सकते हैं आराम से, ये आपका 6 बज रहा है यहाँ पे, और 42 मतलब इधर की ओर सुई होगी, इस प्रकार से। तो ये बीच में कौन सा न्यून कोण बन रहा है? यहाँ न्यून कोण इसलिए कह दिया है क्योंकि आप इधर वाले कोण को न नाप लीजिए, इधर वाला कोण नापेंगे तब तो वो बड़ा कोण बन जाएगा ना, तो इसमें जो न्यून कोण बनेगा वो 51 डिग्री का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं। एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग यानी जो सुई वाली घड़ी है, डिजिटल घड़ी जो होती है उसमें सीधा सीधा डिजिट दिखाई देती है। एनालॉग में जो कॉमन प्रोसेस घड़ी का होता है, मतलब क्वार्टज क्रिस्टल वाली घड़ियां होती हैं, सुइयां घूमती रहती हैं, तो जो एनालॉग घड़ी है उसमें 1:30 हो रहा है, ठीक है, दर्पण में देखने से मालूम होता है। तो सही समय क्या है ये आपको बताना है। दर्पण उल्टा दिखाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अगर जो दर्पण में घड़ी की इमेज बन रही है उसमें 1:30 बज रहा है, तो वास्तव में बज रहा होगा 10:30। ये आप आराम से घड़ी का जो उल्टा है उसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया कि यदि घड़ी में 7:30 हो रहा है तो उस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो ये यहाँ अगर आप देखें तो न्यून कोण होगा, ठीक है, बीच का ही कोण नापते हैं, दोनों के बीच में पूछा जा रहा है तो ऊपर का नहीं नाप लेंगे, ऊपर का नापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब आपका जो घड़ी का यहाँ प्रोसेस है उसमें 7:30 हो रहा है, कुछ इस प्रकार की कंडीशन है, ऐसा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, ऐसा हो रहा है। बीच का एंगल पूछ रहा है तो 45 डिग्री होगा, ठीक है, इसे मीजर कर लीजिएगा, 45 आएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 92। एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, मतलब वो एक जगह पे आके मिल जाती। तो ऐसा आप जैसे 9:45 है, 9:45 है, ऐसे में आप देखते हैं, मतलब 9:50, माफ कीजिएगा 9:45, या इस प्रकार से जो पौने वाली कंडीशन होती है ना, 9:45, 9:45, उसमें कई बार क्या होता है कि घड़ियां आपस में जो सुइयां होती हैं लगता है कि घंटे और मिनट वाली सुई एक हो गई है, तो वो वाली जो कंडीशन होती है वो दिन में 22 बार आती है। कौन बैठकर घड़ी को इतना देखेगा? लेकिन हाँ, सरकारी एग्जाम अगर क्लियर करना है और रीजनिंग के प्रश्नों को सही करना है तो आपको घड़ी में इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो आज से अपनी दीवार पर टंगी हुई घड़ी को ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। 93 में फिर से वही घड़ी वाला है, लेकिन ये घड़ी नहीं है भाई, यहाँ मशीन है। तो एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़ों में काटती है, मशीन का काम है फीता काटना यहाँ पे। तो एक फीते को वो 10 मीटर के टुकड़ों में विभाजित करती है, एक बार काटने में उसे 6 सेकंड लगता है, ठीक है, एक टुकड़ा करने में उसे 6 सेकंड लगता है। उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा? तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है और इसमें आप जानते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है, 1749 सेकंड लगेगा। ठीक, यहाँ चूंकि सेकंड में ही सारा आंसर दिया हुआ है तो उसी में आप इसे चुनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। एक घड़ी मंगलवार को दोपहर 1 बजे
यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है 1 बजे 1 मिनट धीमी है, मतलब जब 1 बजे का टाइम हो रहा है तो उस समय वो 1 मिनट स्लो है। तो बृहस्पतिवार का जो समय है उसमें दोपहर 1 बजे वो 2 मिनट तेज हो जाती है। ठीक, मतलब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, मंगलवार को क्या था कि 1 मिनट वो धीमी थी 1 बजे, दोपहर के ठीक 1 बजे। बृहस्पतिवार को क्या हुआ कि दोपहर के उसी ठीक 1 बजे वो 2 मिनट तेज हो जाती है। तो घड़ी ने जो सही समय है वो कब बताया होगा, तो सही समय उसने बुधवार को बताया होगा, ये तो पक्की बात है, लेकिन बुधवार यहाँ ऑप्शन में हर जगह दिया हुआ है। 5 बजे जो बुधवार का समय था, प्रातः 5 बजे का, सुबह वाला, शाम वाला नहीं, उस समय वो एकदम एक्यूरेट टाइम बताती है। अब उसमें सेल लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ से फिर मोड चेंज हो गया है, रीजनिंग के क्वेश्चन हट चुके हैं और ये क्वेश्चन जो है ये भूगोल का है। पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पड़ोसी किसके पास है, तो ज्यादा सीमा वाला देश कौन है, चीन है, और पड़ोसियों से खराब व्यवहार करने और उन पे दादागिरी करने के मामले में भी चीन अव्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। अमेरिका का भी वही हाल है, ठीक, लेकिन अमेरिका के आगे पीछे समुद्र ही है, पड़ोसी नाम मात्र के हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी है, एक शहर जितना भी बड़ा आकार नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है, ये आपने 2500 बार पढ़ा होगा। और कथकली कहाँ का है, ये केरल का है। तो जो लोक नृत्य या पारंपरिक राज्य नृत्य हैं जिनका कि शास्त्रीय संबंध है, शास्त्रीय संगीत से संबंध है, उन्हें आप देख कर जाइएगा, कौन से राज्य के हैं, कौन से व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, ये सब चीजें। मोहिनी अट्टम, ये केरल में समुद्र तट के किनारे किया जाने वाला नृत्य है और जो मंदिर वहां के होते थे वहां देवदासियों के द्वारा इसको किया जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखिएगा। कथक नृत्य किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो कथक की जो मूल भूमि है, वैसे तो अब पूरे देश भर में कथक का शौक निकल पड़ा है, कोई भी इसमें जो नर्तक होता है वो अपना हाथ आजमाना चाहता है, लेकिन ये यूपी की देन है, मतलब उत्तर प्रदेश से ही इसका जन्म हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 101 में कहा जा रहा है कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, इनका संबंध कौन से नृत्य से, कथक से है, अभी पीछे आपने उसके बारे में देखा। जावरा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो जावरा जो नृत्य है या डांस है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, यहाँ आप इसे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 यानी 103वें प्रश्न में चारवा के बारे में पूछा जा रहा है। अभी जारवा देखा, अभी चारवा देखिए। तो चारवा जो है ये हिमाचल प्रदेश का है, पर्वतीय क्षेत्र का है, रंग बिरंगी ऊनी पोशाकों के साथ किया जाता है। और रउत नाम का जो डांस है वो कहाँ पर किया जाता है, छत्तीसगढ़, ठीक, ये मध्य प्रदेश में भी होता है लेकिन मेनली अब चला गया है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही एक टुकड़ा है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 को देखिए। गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए आगे, हाँ एक चीज है कि देखिए भांगड़ा जो होता है ना, पंजाब में भांगड़ा भी होता है, गिद्दा भी होता है, दोनों है एक ही चीज, लेकिन भांगड़ा को पुरुष करते हैं और गिद्दा जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, सेम डांस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 में आपसे पूछा गया कि अटाला मस्जिद कौन से रूलर्स के द्वारा बनवाई गई है, तो शर्की शासक जो है उनके द्वारा बनवाई गई। जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है ये वहां की जो शर्की डायनेस्टी थी उसके द्वारा बनवाई गई। इसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 107, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक, अकबर ने जब शासन संभाल लिया तो उसके बाद अपने पिता के लिए ये मकबरा बनवाता है। क्वेश्चन नंबर 108 को देखिए। बीबी का मकबरा कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। ताजमहल की इसे फूहड़ नकल कहा जाता है, ताजमहल को ही कॉपी करके इसने बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कहीं भी ताजमहल की खूबसूरती के आगे नहीं ठहरता है। असल में भावनाएं होनी चाहिए ना, वो फीलिंग नहीं आती थी औरंगजेब के अंदर। औरंगजेब का कैरेक्टर शाहजहां से एकदम अलग था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, दशकुमार चरित्र, ये जो दशकुमार चरितम है असल में ग्रंथ है संस्कृत भाषा का, इसके रचयिता कौन है, तो दंडिन है, दंडी उन्हें कहा जाता था, दंडिन उनका नाम था। इसके बाद 110, डिवाइन लाइफ यानी दैवीय जीवन या आध्यात्मिक जीवन, इसके रचयिता कौन है, शिवानंद, ठीक, शिवानंद महाराज के द्वारा इसे लिखा गया है। कागज ते कैनवास, ठीक, यहाँ पे कागज से कैनवास होना चाहिए था। ये रचना किसकी है, अमृता प्रीतम की है, ठीक, यहाँ अमृता प्रीतम को आप देख रहे हैं। अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, ये नयनतारा सहगल की रचना है, यहाँ आप नीचे देखिए, नयनतारा सहगल, नाम से आपको कुछ याद आ रहा है, सहगल, अगर कुछ याद आए तो कमेंट में बताइएगा कि ये है कौन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, और माफ कीजिएगा यहाँ पे आप देखिए 112वें के बाद 133वां आ गया है और 133वें के बाद 114वां आ गया है, तो ये संभव नहीं है, ये 113वां है असल में। तो 113वें प्रश्न में आपसे कुल मिलाकर ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कुलदीप नैयर की पुस्तक कौन सी नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 किताबें जो है वो कुलदीप नैयर जी के द्वारा लिखी गई है, तो उनको भी आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल इसमें आप पहले वाले को देखिए, द डेट ऑफ अ हीरो, द डेट ऑफ अ हीरो ये इनकी रचना नहीं है, बाकी जजमेंट, इसके अलावा डिस्टेंट नेबर्स और इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, ये सब इन्हीं की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 114 को देख लीजिए, मतलब 114वां, वंदे मातरम पुस्तक के लेखक। तो भाई अब इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये वंदे मातरम जो पुस्तक है इसको लिखा किसने है? यहाँ वंदे मातरम पुस्तक नहीं होना चाहिए था, वंदे मातरम गीत होना चाहिए था। ये गाना है, मतलब हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो ये इसको रचने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता ऐसे पूछना चाहिए था, तो ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ नाम का उनका उपन्यास था। वैसे आप देखेंगे तो वंदे मातरम के नाम से बहुत सारी पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी थे, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला वाला देखिए, शाहनामा किसकी रचना है? तो ये फिरदौसी की है, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा इतिहास में। नेक्स्ट, कादम्बरी किसकी है? तो कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की है। बाणभट्ट की आत्मकथा और कादम्बरी काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, हरियाणा में फिलहाल ये क्षेत्र है। तो रामधारी सिंह दिनकर का ये काव्य है, ठीक है, खंड काव्य है कुरुक्षेत्र। और इसके बाद आप देख रहे हैं 118 को, ब्रोकन विंग्स यानी टूटे पंख, ये किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की है। यहां आप देखें, इसका जो डी वाला आंसर है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद 119 को आप देख रहे हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, जीवन को देखने का हिंदू नजरिया, हिंदुत्व का नजरिया। तो ये एस राधाकृष्णन की रचना है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनका बर्थडे आ रहा है 5 सितंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है, ठीक है। गीत गोविंद में राधा और कृष्ण की जो स्नेह लीला है, प्रेम लीला है, उसका वर्णन दिखाई देता है, लेकिन उसमें वासना का भाव ज्यादा दिखाई देता है, मध्यकालीन बुराई का असर पड़ गया है। तो यहां तक हमने देखा और यहीं पर इस क्विज को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।